भारत पाक मैच इतनी अपनी जीप को पूरा नीचे तक निकाल के लोग देख रहे थे भारत के। एक तो वो मैच देशद्रोह का प्रतीक था। अगर आपको पाकिस्तान से इतनी एलर्जी है तो आप जय शाह को क्यों नहीं बोले, अमित शाह कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलते। सोनम वांगचुक का क्या लेना देना। सोनम वांगचुक यूनाइटेड नेशंस का डेलीगेशन जो ऑफिशियली विदेश मंत्रालय जिसको अप्रूव करता है उसके तहत पाकिस्तान गए थे और वो कोई गुनाह नहीं है। पाकिस्तान तो लाल कृष्ण आडवाणी पैदा हुए हैं और गए भी थे। इनको लद्दाख, अरुणाचल, मणिपुर और पूरे नॉर्थ ईस्ट में जमीन के नीचे जो संसाधन है वो चाहिए, किसी को देना है उनको। अर्जुन को वो पक्षी के नेत्र का लक्ष्य था, वैसे मोदी शाह और उनके जो मित्र हैं उनका लक्ष्य एक ही है, पूरे देश में कहाँ जमीन के नीचे मिनरल्स और लोह, कोयला और बाकी सारे खनिज मिल रहे हैं। सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे, देशद्रोही है, लेकिन जय शाह पाकिस्तानियों के साथ जो बातचीत करते हैं वो देश प्रेम के लिए करते हैं। बिल्कुल, ये देशद्रोह की संकल्पना आरएसएस वालों के लिए अलग है और बाकी देश के लिए अलग है, और गुजरात के लिए अलग है और बाकी देश के लिए अलग है। आदमी को धर्म के वजह से आदमी जानवर का मूत्र पीता है और अपने जैसे इंसान को पानी पीने से मनाही करता है। पूरे भारत के लोग अपने आप को बिना किसी पिंजरे के गुलाम मानने लगे हैं, इसलिए ये मुमकिन है। हमें सिर्फ बेड़ियां दिखानी है, लोग खुद तोड़ देंगे उसे। जो मुद्रा है वो शयन मुद्रा, उसमें कोई विष्णु है ही नहीं, उसमें जो है वो बुद्ध है। उस हिसाब से भी भूषण गवई साहब को हक बनता है ये बोलने का। ये जो मिश्रा जो है, आरएसएस है, वो अर्धबुद्धि मंदबुद्धि लोग हैं। वो बीएन राव ब्राह्मण थे इसलिए वो हमारे संविधान, देखो बीएन राव ही मानते थे कि बाबा साहेब आंबेडकर जैसा मेधावी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, और सारी दुनिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी मानती है कि हमारा इतना मेधावी छात्र अभी तक ना हुआ है ना होगा। ये जुडिशरी किसी काम की नहीं है। ये देश आपका अपना नहीं है, ऐसा आपको लगने पर मजबूर किया जा रहा है। यानी मुझे भी बाबा साहब का ओरिजिनल ड्राफ्ट जो है वो वैसे का वैसा अगर हमने स्वीकार किया होता संविधान सभा में, तो आज मोदी शाह अपनी मनमानी नहीं कर पाते और आरएसएस कहीं की ना होती। बीएन राव अगर सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस होते और बाबा साहब फिर लॉ मिनिस्टर होते और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अच्छी तरह से बना सकते, जो आज हुआ वो ना होता फिर, तो देश का इतिहास अलग हो जाता। नोटबंदी से लेके वोटबंदी तक के सारे जो कारनामे हैं उसके ऊपर जिस तरह से इस देश की जनता चुप बैठी है, उससे मुझे ऐसा लगा कि जनता को जो डिजर्व किया था उन्होंने, वही लोग नेता मिले। मोदी, शाह, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री आपको किसी भी रूप में आजादी से दूर करते हैं तो आपको आवाज उठानी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। पिछले कुछ हफ्तों में अगर आपने देखा हो तो हमारे देश में जो भी सवाल उठाता है उन्हें या तो देशद्रोही बोला जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, या फिर उनके खिलाफ ऐसे ऐसे मामले दर्ज किए जाते हैं कि लोग बाद में भूल जाएं उन्हें, उनके बारे में बात करना बंद कर दें, उन्हें कहीं जेल में डाल दिया जाए और आप अपने जो जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही के वैसे आगे चलें। यानी इस देश में अब आप कोई भी मुद्दे पर बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले की बात है, सोनम वांगचुक लगातार लद्दाख के मुद्दे को उठा रहे थे। उनको न केवल उन पर कार्रवाई की गई, एनएसए का एक्ट लगाया गया, उनके पाकिस्तानी लिंक्स लगाए गए, उन्हें जेल में डाला गया, और आज कोई उन पर चर्चा भी नहीं कर रहा। इसलिए हमें लगा कि हमारे देश में जो लोग लगातार मुद्दा उठाते हैं, क्या उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है, क्या उनकी बोलती बंद करने की कोशिश की जा रही है, और उसके लिए साम दाम दंड भेद हर एक चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा आप अपने आप पर भी सुनिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप इतनी बातें सुनते हैं, आप कहते हैं कि आप लोग जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जब ऐसे कार्रवाई होने लगती है तो क्या हमारे देश के जो युवा हैं या जो हमारे देश के लोग हैं वो उन तमाम लोगों को भूल जाते हैं जो लगातार ऐसे मामलों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आज चर्चा इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राजू परोलेकर सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
कुछ हफ्तों के बाद हम मिले हैं यहाँ पर। कई लोग लगातार पूछ रहे थे क्या हो गया राजू सर, क्यों नहीं आ रहे, और मैं हमेशा उनको कह रहा था कि आएंगे, हम जल्द ही एपिसोड करेंगे। देर हो गई आते आते, आप आए हैं। ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, शुरुआत में मैं आपसे भी पूछूंगा क्यों आप इतने हफ्ते हम बात नहीं कर रहे थे या हमने इंटरव्यू नहीं किया, क्या चल रहा था, क्यों आपको इतना समय लग गया फिर से इंटरव्यू करने के लिए? आपको मैंने जो मराठी में एक इंटरव्यू किया था, आपने शायद देखा होगा जी। उसमें मैंने कहा कि मैं बोलूंगा नहीं, और वो बहुत सोचा समझा निर्णय था। कई लोगों ने पूछा या इम्पल्सिवली मैंने बोला, ऐसा पूछा गया था मुझे। मैं बहुत सोच समझ कर उस टाइम में वो बोला था। आजम खान साहब जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो व्यक्ति बाहर आए हैं, अब जेल से छूट कर आए हैं, उनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो आपको उसका निचोड़ पता चलेगा। उनको सुरक्षा दी गई, वायु सुरक्षा, तो उसके साथ वो नहीं दिया गया कि वायु सुरक्षा जिसको देते हैं उसको तेल, उनको जो पेट्रोल लगता है, उनके रहने की सुविधा, वो सब सारी की इंतजाम सरकार करती है। वो बोले कि अगर इनको देना नहीं है तो ना दें, यानी पार्षद को भी ये जड़ सिक्योरिटी दे रहे हैं, या कोई नहीं है, यानी मोहन भगत है कौन, उसको भी दे रहे हैं। ये आजम खान ने नहीं किया, ये मैं कह रहा हूं। तो उन्होंने आगे ये कहा, यानी वो कड़वाहट जो है वो आगे है। मैं अगर मारा भी जाऊं तो एक लोग क्या कहेंगे, मरहूम आजम खान जिसने एक मुर्गी चुराई, 2 किताबें चुराए और सैकड़ों केसेस उसके ऊपर थी, वो मर गए। अब ऐसा है कि यही मेरा अपना राजू परुलेकर का, सोनम वांगचुक हो, उमर खलीद हो, रुपेश कुमार हो, आप हो, या अन्य कई लोग हो, यानी ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर केस हो गया, सोनम वांगचुक अंदर हैं, उमर खलीद तो 5 साल हो गए, ट्रायल ही नहीं आया, आपको अभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं आएगा। कल एक लिफाफा किसी के घर भी आ सकता है। मेरे घर पे 30 लिफाफा है, अलग अलग। मैं उस पर बात नहीं किसी भी लिफाफे पे करूंगा, इसलिए क्योंकि जो मैटर्स सब जुडिस होते हैं उसके ऊपर मैं बात नहीं करता। मैं अभी तक कोर्ट का और जुडिशरी का आदर करता हूं, भले ही वो अपनी कर्तव्य में नाकामयाब रहे हों। मैं रिटायर्ड जजेस जो बात करते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करता हूं, वो और स्वाभाविक भी है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे पद पर बैठ के जिन्होंने पाप किए इतने बड़े, वो उसके ऊपर बोलना मेरा काम है, क्योंकि वो खुद बोले आके पब्लिक डोमेन में, और तब वो रिटायर हुए थे। बाकी मैं जुडिशरी का रिस्पेक्ट रखता हूं अभी तक। हालांकि जो लोग कहते हैं कि मेरा न्यायालय पे और न्याय प्रणाली पे और न्यायाधीशों पे पूरा विश्वास है, मैं उनको भारत के संविधान, मेरा पूरा विश्वास भारत के संविधान पे है। उसका अमल जो कर नहीं पा रहे हैं वो हमारे जैसे व्यक्ति हैं, उस पद पे बैठने से वो बड़े पवित्र नहीं हो जाते। तो मैं ऐसे ही विश्वास किसी पे भी नहीं करता। कुल मिला के बात मुझे जो कहनी है मैंने आपको बता दी। तो बात यह है कि मैंने अपना निर्णय इसलिए उस वक्त लिया, और मैं आज बोल रहा हूं, यानी मैं और भी एपिसोड्स कर सकता हूं, लेकिन अब मेरा दिल नहीं है उसमें। पहली बात, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश की जनता अपनी खुद के पतन के लिए, अब देखिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो उसका बेचारे का निजी मामला है, उसका पैसा है अपना, उसको भी सरकार हड़पने की 1 साल तक आप नहीं निकाल सकते, हड़प सकते, यानी ये किसको देना है ना उनको। देखो, किसी को देना ही है पैसा, कर्जा, और बाद में राइट ऑफ करना है। नोटबंदी से लेके वोटबंदी तक के सारे जो कारनामे हैं उसके ऊपर जिस तरह से इस देश की जनता चुप बैठी है, उससे मुझे ऐसा लगा कि जनता को जो डिजर्व किया था उन्होंने, वही लोग नेता मिले हैं।
और मैं जो बोल रहा हूं वो क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, इसलिए आगे जाकर भविष्य में लोग इस देश का इतिहास पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा इस टाइम में लोग किस चीज से गुजरे हैं। लेकिन मेरे सामने दिखा, मैंने सामने देखा जिस विषय पे हम बात करेंगे अभी कि सोनम वांगचुक जी। अब सोनम वांगचुक जी के जीवन पे एक फिक्शन आई थी जो 3 इडियट्स, और वो हमने सबने बड़े चाव से देखी और कमाल की थी, और आमिर खान जैसे अभिनेता ने उसमें काम किया था। तो सोनम जी की कंट्रीब्यूशन जो है, पैटर्न्स जो है, एक्चुअली सोनम वांगचुक उनकी पत्नी गीतांजलि जो है वो इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि किसी भी देश में उनको सर आंखों पे रख सकते हैं। उन्होंने हमारी सेना के लिए, सोनम ने सोलर के वो तंबू बनाए हैं ताकि ठंड में भी उनको गर्मी मिले। ऐसी 50 चीजें मैं गिना सकता हूँ। उनकी वाइफ मुझे लगता है डेलॉइट्स और मॉर्गन स्टैनले ऐसे बड़ी कंपनीज में फाइनेंस संभाल चुकी हैं। तो इतना मेधावी और इतना क्रियाशील जो जोड़ा है, वो आज उनकी वाइफ दर दर भटक रही है और कोर्ट डेट देता है। मेरी समझ में आता है माय लॉर्डशिप जो बैठते हैं, उनका नाम कोई भी हो, कुछ भी हो, वो सामने वाले हर संवेदनशील और मेधावी व्यक्ति को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, जो देश के लिए इतना कर चुके हैं। सारे लोग ये जो अंदर है, जो मोदी और शाह ने अंदर जिनको डाला है, ये शाह साहब ने डाला है इनको, सोनम वांगचुक को। इतने मेधावी लोग हैं, उनको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। ये लॉर्डशिप पढ़े क्या है, BA LLB होके MA LLB होके आए हैं, इन्होंने देश के लिए क्या किया है, ये सवाल भी तो पूछना चाहिए कभी तो। सही बात। उससे पीछे जाके जिन्होंने उनको जेल में डाला, वो शाह साहब ने क्या किया है देश के लिए, फिर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने देश के लिए क्या किया है। ये उल्टे सवाल पूछते हैं। मैं नहीं पूछना चाहता, ये मेरे सवाल नहीं है, मैं पहले पूछ चुका हूं, 10 बार पूछ चुका हूं। और एक सत्य एक से ज्यादा बार बोलने से ज्यादा सत्य नहीं होता, तो लोगों को पूछना चाहिए। तो लोग अब दिवाली मनाएंगे, सोनम वांगचुक गया अंदर गया, कल किसी और की खबर आएगी, 2 दिन लोग वो जो लाडू और अभी लड्डू और ये मिठाई खा रहे हैं वैसे खा लेंगे, वो गॉसिप जैसे देखेंगे, उसको ट्रीट करेंगे। वो अंदर सड़ रहा है, उसकी फैमिली भुगत रही है और लोग मजे कर रहे हैं। उस दिन ये हुआ था, सोनम वांगचुक जी गए, उसके बाद भारत पाक मैच, इतनी अपनी जीप को पूरा नीचे तक निकाल के लोग देख रहे थे भारत के। एक तो वो मैच देशद्रोह का प्रतीक था। अगर आपको पाकिस्तान से इतनी एलर्जी है तो आप जय शाह को क्यों नहीं बोले, अमित शाह, कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलते। सोनम वांगचुक का क्या लेना देना। सोनम वांगचुक यूनाइटेड नेशंस का डेलीगेशन जो ऑफिशियली विदेश मंत्रालय जिसको अप्रूव करता है, उसके तहत पाकिस्तान गए थे और वो कोई गुनाह नहीं है। पाकिस्तान तो लाल कृष्ण आडवाणी पैदा हुए हैं और गए भी थे, और जिन्ना की तारीफ की थी। जिन्ना आज भी RSS ने 100 साल पूरे होने पर जो देशभक्तों की लिस्ट डिक्लेयर की, उसमें जिन्ना का नाम है। और प्रधानमंत्री बिना पूछे बिना बोले देश को सीधा प्लेन घुमाकर शरीफ साहब को मिलने पाकिस्तान गए थे, बिरयानी खाई थी और उन्होंने सम्मान के साथ उनकी माताजी को साड़ी भी भेजी थी। ये सारा हुआ था ना, तो पाकिस्तान जाना अपने आप में गुनाह नहीं है। आपकी वो छुप के गए थे, वो पासपोर्ट बाईपास करके गए थे, वो सीमा को लांग कर गए थे, छलांग लगा के गए थे सोनम वांगचुक, या विदेश मंत्रालय को बिना मालूम नहीं मालूम था तब गए थे। यही सोनम वांगचुक है। जब मैं 370 कलम हटाने के बाद मैंने बहुत खिलाफ लेख लिखा था, तो सोनम वांगचुक उसकी वाही कर रहे थे। सोनम वांगचुक साहब को लगा था, क्योंकि वो मेधावी है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के महान खोजकर्ता भी हैं उसमें, उस क्षेत्र में, लेकिन राजनीति और संविधान में
वो जरूरी नहीं ना हर चीज किसी को उनको मुझे मालूम था इनकी पैंतरेबाजी क्या है। इनको लद्दाख, अरुणाचल, मणिपुर और पूरे नॉर्थ ईस्ट में जमीन के नीचे जो संसाधन है वो चाहिए, किसी को देना है उनको। तो अब ये है कि ये जो संसाधन है इसके लिए ये 370 हटाया गया और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो लद्दाख केंद्र शासित, अब वांगचुक साहब को जो समझ में आया कि 370 हटाना लद्दाख के लिए ज्यादा खतरनाक है, कश्मीर के लिए तो है ही, वो तो हम तब भी बोल रहे थे, वो बाद में हमको भुगतना पड़ेगा, यानी हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेगी। तो और वो भुगतने के लिए आगे जय शाह नहीं आएंगे, अपने बच्चे ही जाने पड़ेंगे। तो बात यह है कि वो 370 हटाने से जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला उससे लद्दाख की बर्बादी शुरू हो गई, उधर नेचुरल संसाधन लेकर हर चीज की। तब सोनम वांगचुक बहुत सेंसिटिव आदमी है, उनका मत बदल गया। वो मत कोई चाटुकारिता के लिए उन्होंने नहीं बनाया था, वो मत कोई इनका नहीं था ना, बीजेपी के जो सांसद है उन लोगों का जो मत होता है कि मोदी जी विष्णु के अवतार है वगैरह, वैसे वो नहीं था, क्योंकि वो रैशनल नहीं होता है, वो श्रद्धा पे आधार पर होता है और श्रद्धा से ज्यादा चाटुकारिता पे आधारित होता है। तो सोनम वांगचुक ने सोचा कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा और उन्हें राज्य का दर्जा देने का आश्वासन बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में दिया था। तो सोनम वांगचुक सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया। अब उसे भूला तो नहीं कह सकते। तो बात मेरा पूरा उनको सपोर्ट है, आपका भी होगा। और सोनम वांगचुक जो कह रहे थे कि बार बार, और उन्होंने बहुत अनशन किया, बिल्कुल ऐसा नहीं कि उन्होंने अचानक से एक दिन में नहीं, कई महीनों से चल रहा है, सालों से चल रहा है कि इसको हम लोग अच्छे थे 370 के अंदर, अगर वो 370 फिर नहीं लगाने वाले आप तो हमें राज्य का दर्जा दीजिए लद्दाख को। और ये मांग कोई देश विरोधी तो है नहीं, कई राज्य नए बने, तेलंगाना बना, उत्तराखंड बना, झारखंड बना, ये तो मेरे जीवन में बने हुए राज्य है। तो लद्दाख को आपने जो लद्दाख की स्थिति 370 के अंदर तो बाहरी लोग ना जा सके, राज्य का दर्जा दीजिए ताकि वहां का प्रशासन हो, वहां के लोग हो, वहां का शासन हो और संघराज्य में उनको किसे आना है किसे नहीं आना है, किसे को खदान बनाना है, किसको किसने पेट, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। एनवायरमेंट के बारे में सोनम वांगचुक से ज्यादा अमित शाह नहीं जानते, सोनम वांगचुक ही जानते हैं। तो उस पे वो बहुत सारी चीजें निर्भर थी। अब इनको जैसे अर्जुन को वो पक्षी के नेत्र का लक्ष्य था, वैसे मोदी शाह और उनके जो मित्र हैं उनका लक्ष्य एक ही है, पूरे देश में कहाँ जमीन के नीचे मिनरल्स और लोह, कोयला और बाकी सारे खनिज मिल रहे हैं। मैंने कई आपकी प्रोग्राम में शायद एक बार बोला था, यहाँ पर जिसकार थे नागपुर में जिसकार साहब थे, तो वो मैंने उनको पूछा कि आजाद विदर्भ की तब मांग हो रही थी बहुत पहले, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस उसमें आए। देवेंद्र फडणवीस तो अभी आजाद अलग विदर्भ की मांग करते थे, तब शादी नहीं करूंगा उन्होंने प्रण लिया था। तो वो विदर्भ अलग होने से क्या विदर्भ को फायदा होगा, क्योंकि मैं ऐसे सिकुड़ सोच नहीं रखता, मैं जानना चाहता हूं कि फायदा लोगों का किस में है। मैं अगर एक देश नया यूरोप में नया देश बनता है तो मैं देखता हूं कि लोग कर देते हैं देश को, क्योंकि लोगों को ठीक लग रहा है ना। तो वो जो है, जैसे कि अभी यूरोपियन यूनियन से बाहर पड़ने से पहले, बाहर निकलने से पहले यूके में वो कहा गया कि जाना चाहिए या नहीं जाना। हाँ, उन्होंने वोटिंग कराया प्रॉपर, उन्होंने बंदूक की गोलियां नहीं चलाई अपने ही किसानों पर और लोगों पर। तो मैंने सोचा कि तो जिसकार साहब तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत मेधावी आदमी थे, उनको पूरा पूछा, अब वो है नहीं, उनको पूछा कि सर, मैंने प्रोग्राम में पूछा, आप जैसा मेरा इंटरव्यू लिया वैसा मैंने उनका इंटरव्यू लिया था तब, और टेलीविजन पे लिया था, और उनको पूछा कि सर ऐसा कहते हैं कि विदर्भ अपने आप में अमीर है, लेकिन हम महाराष्ट्र के पूरा होने से उसका अमीरी का और संसाधनों का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो क्या ये सच है? तो उन्होंने कहा था कि नहीं,
प्रॉब्लम ही है, वो विदर्भ में रहने वाला, वो भी नागपुर के ही है। उन्होंने कहा नहीं राजू, विदर्भ का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है प्रॉब्लम ये है कि ये सही है कि खनिज हैं और मिनरल्स हैं जमीन के नीचे, बहुत सारे कोल्स हैं, लोखंड है और भी चीजें हैं, लेकिन उसके ऊपर घने जंगल है और हमें वो नीचे के मिनरल से जंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेंसिटिव एरिया और जंगल तोड़ के खनिज नहीं निकाल सकते। तो वो अमीरी है ना, वो ऐसी है कि आप अपना रहने का घर बेचकर अगर आप जाने वाले, आपकी नेटवर्थ में 8 करोड़ मानो, आप 8 करोड़ के घर में रहते हैं समझ लीजिए, तो 8 करोड़ के लिए आपको अपना घर बेचना पड़ रहा है, तो वो 8 करोड़ नहीं है आपके पास, समझे। तो वो जिस कार ने कहा था बाद में, अब ये जो नीति शाह मोदी जी और ये गुजरात की पूरी लॉबी है, उनकी नीति थी कि तोड़ दो जंगल। अभी तक 50 लाख पेड़ टूट गए हैं अलग अलग लोगों की वजह से, और 50 लाख, और जो बीच में है वो नक्सल। तो वो विदर्भ का अब जब हो रहा है ना, वही लद्दाख में किया जा रहा है। लद्दाख, मणिपुर में लिथियम है और लद्दाख में है अलग अलग सा, नॉर्थ ईस्ट पूरा जो है उसमें बहुत सारा खनिज संपत्ति है, लेकिन उसके लिए वहां की अनपैरेलल करोड़ों साल लगते हैं। ऐसा जंगल बनने के लिए ऐसा जंगल आपको नष्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एक निर्ममता चाहिए, कपट चाहिए, मूर्खता भी चाहिए और पूरी तरह से बर्बरता चाहिए अपने ही देश का बर्बाद करने में। यानी देखो, आपको मैंने 5 करोड़ रुपए दिए तो आप अपना एक फेफड़ा देने जैसा है। तो आपको तय करना है मेरे 5 करोड़ के लिए फेफड़ा देना है। तो जंगल हमारे फेफड़े हैं, आरे से लेके सब जगह पे जंगल ये तोड़ रहे हैं। तो विदर्भ में जो हुआ, जो सुरजागढ़ में हुआ, जो गढ़चिरौली में जो हो रहा है, जो बामरागढ़ में हो रहा है, वो नक्सल के नाम से जो किया जा रहा है, वो एक्चुअली जंगल के नीचे की खदान खोले जा रहे हैं जंगल को। तो सोनम वांगचुक का कंसर्न जो था वो इस बात से लेकर था। अब रही उनकी एनजीओ, उनकी एनजीओ जो है उससे तो वो पैसा ही लेते नहीं है। एनजीओ का पूरा कारोबार 99.99% पूरी तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। उनकी वाइफ खुद फाइनेंस एक्सपर्ट है, यानी निर्मला सीतारमण की जगह अगर गीतांजलि जी को बिठाया जाए अर्थ मंत्री के रूप में, तो भारत चलेगा नहीं, दौड़ेगा वित्त मंत्रालय में। तो क्योंकि वो ईमानदार भी है और चाटुकार नहीं है, समझ लीजिए, और फाइनेंस की तज्ञ है। तो वो व्यक्ति, वो संस्था को खुद के पैसे कमाए हुए, पर्सनल पैसे, और इनके पेटेंट के द्वारा जो सोनम वांगचुक द्वारा आते हैं वो भी अपनी संस्था में डालते हैं और लोगों के लिए कई चीजें चलाते हैं, जैसे कि जो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है उनके लिए स्कूल्स वगैरह कई चीजें। तो ऐसा एक व्यक्ति, यानी जो खुद व्यक्ति एक संस्था हो, एक हमारी पीढ़ी का प्रतिनिधि हो और देश की संपत्ति है वो व्यक्ति, सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी दोनों, उसको जेल में ठूसा जाता है क्योंकि एक जिसके नाम पर ही ऐसे ही वो है, कारनामे हैं, ऐसा गृह मंत्री सीधा जेल में ठूस देता है और उसके ऊपर जुडिशरी हमारी माय लॉर्डशिप बहस करते हैं। हाँ, तो फिर लंच टाइम के लिए उठते हैं, स्लीप टाइम के लिए सोते हैं, 15 दिन बाद त्योहार है इसलिए बाद में के डेट देते हैं। उनकी औरत यानी उनकी बीवी जो है गीतांजलि जी यहाँ वहां मारे मारे घूम रही है। तो उनमें मैं अपने आप को देखता हूं, उनमें मैं उमर खलीद की मां को देखता हूं, उनमें मैं बिल्किस बानो के सारे, खुद बिल्किस बानो और उसके सारे साथियों को देखता हूं। ये जुडिशरी किसी काम की नहीं है, ये देश आपका अपना नहीं है, ऐसा आपको लगने पर मजबूर किया जा रहा है, यानी मुझे भी। और इस देश में आप न्याय की और लार्जर गुड की बात करें तो आपको फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, मेंटली और फैमिली लेवल पे, हर लेवल पे टॉर्चर किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि कोई भी सेंसिबल आदमी इस रास्ते से क्यों जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि क्योंकि शुरुआत में मैंने पूछा आपकी नाराजगी जुडिशरी पर, तो आज ये पूरा एपिसोड है, लोगों से क्यों आपकी नाराजगी? आपको लग रहा है कि लोग जितने आवाज उठाना चाहिए, लोग जितना, मेरी जुडिशरी पे आज एपिसोड मुझे नहीं है, मुझे लोगों पे ही नाराजगी है। क्यों है?
मेरी नाराजगी लोगों पर इसलिए है, लोगों को आज पता चल गया है क्योंकि हम सिर्फ पानी पीते हैं, इसलिए एक तो नाराजगी है। लगता जब तक ऐसे कप थे तब तक लगता था चाय पी रहे हैं, तो अब पानी का खुल गया भांडा तो मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन वोडका भी ऐसे ही दिखती है। और वैसे भी लोग सोचते हैं कि मैं पी पी कर मोटा हो रहा हूं, तो चलो अच्छा है। तो बात यह है कि लोग किसी भी देश के, देखो फ्रांस हो, स्पेन हो, इटली हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, हर जगह के बच्चे हों, बूढ़े हों, मध्य आयु के लोग हों, लाखों करोड़ों की संख्या में फिलिस्तीन और गाजा के लिए रास्ते पे उतरे। यहाँ पर आपके अपने बच्चे, आपके अपने मेधावी लोग, आपके अपने जंगल, आपके अपनी जल, आपकी अपनी जमीन लूटी जा रही है। नोटबंदी से लेके वोटबंदी तक आपको बर्बाद किया गया है, और इसके खिलाफ जो आवाज उठाते हैं उनका अपना निजी स्वार्थ तो कुछ है ही नहीं। आप उनको साथ देने के लिए रास्ते पे अगर नहीं उतर सकते तो आपकी योग्यता वही, आप अगर उसी में पड़े हैं कि भारत पाक मैच कब होता है, ये मुंबई इंडियंस खेलेगा तो नीता भाभी आएगी कि नहीं, फिर उनका हीरा कितने का रहेगा, उसी पे खबरें आएंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उनके व्यक्तिगत रूप से, वो कुछ भी पहने क्योंकि उनकी अपनी संपत्ति है, लेकिन लोग उसकी चर्चा करें जबकि इतनी प्रायोरिटी से हमारे पास हुआ है। फिर एक फला हीरोइन का डिवोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर फला हीरोइन ने कम कपड़े पहन के अपनी नंगाई दिखाई, ये सारी चीजें। और भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, फिर मैच में जय शाह जी पाकिस्तान के आदमी के साथ बैठे, विदेश मंत्री या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो वो शाह साहब के बेटे हैं इसलिए उनको मुआफ है, वो देशद्रोही नहीं होते। तो ये देशद्रोह की संकल्पना आरएसएस वालों के लिए अलग है और बाकी देश के लिए अलग है, और गुजरात के लिए अलग है और बाकी देश के लिए अलग है। तो ये अगर है तो मुझे लगता है कि गुजरात के लोगों को उनके अपने भरोसे छोड़ देना चाहिए और बाकी देश को अपना भविष्य तय करने का आजादी होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये कहने के लिए राजू परोलेकर, सोनम वांगचुक, उमर खलीद, कन्हैया कुमार, रविश कुमार, अभिसार शर्मा, किसी की जरूरत नहीं। आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। लोग क्या सारे लोग थोड़ी है गोमूत्र पी के जी रहे हैं, कुछ लोग हैं जो पानी भी पीते हैं ना, क्या पीते हैं ना। तो पानी पीने वाले लोगों को जैसी अक्ल होनी चाहिए, गोमूत्र वालों जैसी थोड़ी अक्ल होनी चाहिए उनकी। तो आप मुझे बताइए, अगर आपके साथ जो लोग हैं वो लोग होने का एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग सिर्फ आपको मिलता है, जैसे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, सोनम के साथ अन्याय हो रहा है, उमर के साथ अन्याय हो रहा है, बिल्किस बानो के साथ अन्याय हुआ और उनके जो आरोपी थे उनका स्वागत किया गया और उनको पवित्र ब्राह्मण भी माना गया। खैर, ये सारी चीजें होने के बाद आप चुप बैठते हो। इतना ही नहीं, हमारे अब संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब एक अंबेडकर वादी बन जाते हैं, भूषण गवई साहब, जो अपने आप में महाराष्ट्र के भी बहुत बड़े भूषण हैं क्योंकि वो महाराष्ट्र के हैं, वो मराठी है बेसिकली। मैंने उनसे 3 लाइनें क्यों ना हो बात की है जीवन में। अच्छा, हाँ, मैंने कहा तो वो उन्होंने सीधा मराठी में बात की। एक बार ऐसा हुआ था कि भूषण गवई साहब जज बने थे, चीफ जस्टिस नहीं थे, और वो इतने सीधे आदमी हैं, सादगी है उनमें, कि पूना के जेडब्ल्यू मैरियट में मैं नीचे था और मैं पूना गया था, कुछ काम था, तो मैं भूख लगी तो सामने जेडब्ल्यू मैरियट का वो दिखने में जेडब्ल्यू मैरियट है लेकिन पूना में सस्ता रहता है, वैसा कुछ महंगा नहीं है। तो मैंने कुछ बिरयानी वगैरह मंगाई होगी, एक दोपहर 3 बजे थे, और उतने में एक 9-10 लोगों को लेके गवई साहब आ गए। तो गवई साहब को बेचारे को टेबल नहीं मिल रही थी, वो कहीं भी। अब ये देखिए, आप ये नॉर्थ इंडियन होते तो कैसे दिखाते आप सोहित बताइए मुझे, दिल्ली का होता सही बात है, तो क्या करता, पूरा होटल ऊपर लेता, बराबर ना। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, वो ढूंढते। फिर मैं दौड़ के गया मैनेजर के पास और बोला, यार
भूषण गवई साहब, आप जज हैं, चीफ अपने दिल्ली का चीफ जस्टिस है हमारे होने वाले, तो वो दौड़ के गया, फिर वो सब हुआ। मैं बोला वो अगर एक साइन कर देना तो ये होटल हमेशा के लिए बंद हो सकता है। तो वो डर गया, इतना ही उसको समझ में आया। यहाँ देश को डर की भाषा ही समझती है, बस ये लाइन बोलने के बाद वो अटैक आया जैसा वो दौड़ने लग गया, और वो उनको जगह दी वगैरह 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 हो गया। तो इतने सादगी है उस आदमी पे, केवल उन्होंने विष्णु के ऊपर टिप्पणी की। और मैं एक बात बताता हूं, जितनी शयन मुद्रा में ज्यादातर जो विष्णु की मूर्तियां हैं, मैं अन्य एक मराठी प्रोग्राम में भी ये बोला, वो बुद्ध की मूर्तियां है मूलतः। शयन मुद्रा बुद्ध की मुद्रा है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, और ऋग्वेद वेद उनके वो है मूल। वो वेद में मूर्ति पूजा का कोई स्थान ही नहीं है। मूर्ति पूजा बुद्ध धर्म में भी कोई स्थान नहीं है। अपनी हून के बाद कौन आए, वो आने के बाद ग्रीस से लोग आए हैं, सिकंदर वगैरह, वहां के लोग आने के बाद ग्रीक लोग तब मूर्ति पूजक थे। तो बुद्धों में मूर्ति पूजा शुरू हो गई पहली बार, तो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। फिर ब्राह्मणों ने अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी मूर्ति पूजा शुरू की, वरना हमारे यहां मूर्ति पूजा की कोई संकल्पना ही नहीं। वेद वगैरह में आप देखिए मूर्ति पूजा ही नहीं। तो और वेदोक्त का मतलब ब्राह्मणोक्त, ब्राह्मणों के लिए वेद है। अब ये सारी बातें देखने के बाद उनको पूरा हक बनता है विष्णु पे टिप्पणी करने का, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने भी ये लिखा है रिडल्स में। तो और ये सच लिखा है, उन्होंने सबूत के साथ लिखा है, ऐसा नहीं है। जाओ आप विष्णु के पास से न्याय लेके आओ। अगर वो धर्म के बारे में, घर में रखो धर्म, यहां मत लेके आओ, ये संविधान मॉडर्न रिपब्लिक का है और यहां पर संविधान से चलेगा, ये कहने के लिए भी ये कह सकते हैं। लेकिन दूसरे अर्थ में मैं कहता हूं कि निद्रा जो मुद्रा है, वो शयन मुद्रा, उसमें कोई विष्णु है ही नहीं, उसमें जो है वो बुद्ध है। उस हिसाब से भी भूषण गवई साहब को हक बनता है ये बोलने का। उन पे देखिए, आप किसी भी काल में, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दूसरा होता और ब्राह्मण जाति का होता और उसमें चप्पल फेंकी जाती, तो उसका परिणाम क्या होता आप बताइए। इससे पहले जो चक्कू वगैरह कुछ फेंका गया, वो हिदायतुल्लाह, वो भी मुस्लिम थे। तो ये हिम्मत भारत के समाज में कौन लाता है? वो एक ही संगठन है। उस संगठन का नाम क्या है? आरएसएस। लेकिन इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि वो दिन मैंने ओवैसी साहब को भी बोलते हुए सुना, वो बात बहुत सही है कि अगर चलिए सीजीआई ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं हो, वो आदमी का एएनआई जाकर इंटरव्यू भी करता है, सब इंटरव्यू। अरे उसको एक मिनट, उस आदमी का वहां तक खत्म नहीं हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला कि मुझे कुछ करना नहीं, उसको छोड़ दिया जाए। बाद में बार में उसको निष्कासित किया गया। उसके बाद वो बकबक कर रहा है, वो तिवारी है, बोलता है मैं दलित हूं, झूठ बोल रहा है। उसकी पूरी रिकॉर्ड जो है पुराना, वो सारा सबसे झगड़ा करने का ही है सोसाइटी में भी। और उसका इंटरव्यू एएनआई जो उनकी मालकिन है, उन्होंने मुझे ब्लॉक करके रखा है, वरना मैं उनको लिखता कि जाके जिस तरह से एएनआई है, बाकी भी संस्थाएं हैं, सारे न्यूज चैनल्स जाके, लेकिन एएनआई न्यूज एजेंसी है इसलिए ज्यादा अपेक्षा है, पीटीआई और एएनआई को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सारे लोग जाके उसका ऐसा इंटरव्यू कर रहे हैं कि जैसे कि अरे इतना तो सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि जी का भी नहीं हुआ है। सही बात। आपने उमर खलीद के फादर का इंटरव्यू देखा है अभी बड़ा, या मदर का देखा? इतने लोग गए हैं उनके पास कभी? वो देश के लिए अंदर है, वो हमारे लिए। रूपेश कुमार की वाही हिप्सा, वो तो आप जानते भी हो उनको, मैं भी जानता हूं। तो उनका कभी इंटरव्यू देखा आपने किसी चैनल पे? नहीं देखा। तो ये बेसिकली एहसान फरामोश मुल्क है। उस आदमी का इंटरव्यू ले रहे हैं वो जो कि जिसको अगर मैं गांधीयन ना होता तो मैं ये कहता कि इस आदमी को वो सजा मिलनी चाहिए जो व्यक्ति देशद्रोही होता है, उसे सजा जो दी जाती है, उसको उम्र कैद या फांसी के सिवा कोई सजा ही नहीं है। इसलिए नहीं कि उसने सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे चप्पल फेंकी, उसने बाद में जो कहा उसके लिए सजा है। वहां तक सीमित रहता
तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करते हैं या बार काउंसिल तय करता है, या फिर अभी जो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के विकास सिंह साहब ने पहल किया और उसके बाद उसकी कार्रवाई होने जा रही, वो सब अलग चीज थी। लेकिन उसके बाद के जो इसको इंटरव्यूज है उसमें बातें की है, बकवास बातें की है, वो असंवैधानिक है और देशद्रोह की बातें हैं। ऐसे व्यक्ति को सबसे कड़ी सजा जो प्रावधान है, मैं फांसी के खिलाफ हूं। अपने देश के जो कानूनों में फांसी के प्रावधान है उससे मैं खिलाफ हूं, लेकिन सबसे ज्यादा उसके नीचे की सजा है उम्र कैद, यानी 14 साल की कम से कम जेल। अब उसका उम्र नहीं रही कि 14 साल और, लेकिन उसको बाकी लोगों को सबक सिखाने के लिए उसको सजा देना जरूरी है, क्योंकि उसने समाज के लार्जर गुड के लिए कुछ भी नहीं किया है यार। ये एक जहर फैलाने वाली मानसिकता है वो एक, और एक दूसरे मिश्रा नाम के आदमी है, गंध लगाते हैं, वो बीएन राव को संविधान का निर्माता बोलकर जहां तहां वो दे रहे हैं, अराजकता तैयार कर रहे हैं। इनको भी उम्र कैद देनी चाहिए, क्योंकि बीएन राव के बारे में आज लोगों को मैं बताता हूं। बीएन राव एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे। अगर उनकी डेथ उनकी 53 में हुई, बाबा साहब की 56 में हुई, उनकी डेथ नहीं हो जाती, यानी जल्दी डेथ होगी, उसके बाद अगर जीते तो हो सकता है भारत के पहले और आखिरी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस होते वो आईसीएस आईएएस ऑफिसर थे, आईएएस उस टाइम के आईसीएस, और उन्होंने कोरिया से लेके भारत तक जब भी संविधान जो बने उनके ऊपर एक कंसल्टेंट की भूमिका की, सहायक की भूमिका की, या इनपुट्स देने की भूमिका की, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर, यानी संविधान में एग्जीक्यूटिव को जो इनपुट्स देने चाहिए वो बीएन राव साहब देते थे। और वो खुद बाबा साहब के मुरीद थे, चाहने वालों में से थे। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे उन्होंने खुद बोला है, धीरे धीरे संविधान सभा में एक कोई बीमार हो गया, एक आना ही बंद कर दिया। ऐसे करते करते डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर बीमार हो गए। जब संविधान बना ना तो वो बीएन राव ने बोला है खुद, और बाबा साहब आंबेडकर बीमार थे फिर भी उन पे रात रात बैठ के ड्राफ्ट लिख के पूरा संविधान तैयार किया। और संविधान में भी कुछ तो बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत मॉडर्न कुछ लिखा था बाबा साहब ने। लेकिन कांग्रेस में भी एक आरएसएस है, और कांग्रेस में जो राइट विंगर्स हैं वो नेहरू के टाइम से, नेहरू को भी मालूम था, नेहरू और सुभाष बाबू की उस पर चर्चा है, उस पर खत है, उसमें मैं जाऊंगा नहीं अभी क्योंकि वो आज का सब्जेक्ट नहीं है। मैं अन्य कहीं बोला हूं आपके प्रोग्राम में। तो वो जो लोग थे खिलाफ थे, तो थोड़ा फिल्टर करके उनका जो ड्राफ्ट था उसको स्वीकार किया गया। ये तो बाबा साहब बहुत रेडिकल प्रोग्रेसिव थे, क्योंकि स्वाभाविक है उन्होंने जो भोगा था उससे उनको पता चला था। तो वो अगर ना होता तो आज ऐसी स्थिति ना होती। बाबा साहब का ओरिजिनल ड्राफ्ट जो है वो वैसे का वैसा अगर हमने स्वीकार किया होता संविधान सभा में, तो आज मोदी शाह अपनी मनमानी नहीं कर पाते और आरएसएस कहीं की ना होती, क्योंकि वो एक्सट्रीम प्रोग्रेसिव ड्राफ्ट था। बाबा साहब जो आज लोग आरएसएस के लोग झूठ फैला रहे हैं ना कि बाबा साहब ने ये किया, ये ड्राफ्ट जो है संविधान सभा का वो ये किया ही नहीं। उन्होंने उद्वेग से बोला 2 साल 3 साल बाद कि ये संविधान को मैं नकारता हूं, क्योंकि वो उनको माइल्ड होने से इतराज था। संविधान को वो रिजेक्ट नहीं कर रहे थे। वो एक होता है ना, जैसे कि मैं उद्वेग में कई चीजें कह रहा हूं आज या उस दिन कही, तो वो उद्वेग था बाबा साहब का। बाबा साहब चाहते थे कि ये रेडिकल प्रोग्रेसिव संविधान नहीं बनाया तो ये रिग्रेसिव शक्तियां जो आरएसएस टाइप्स जो हैं, हिंदूवादी, मुस्लिमवादी या बाकी सारे, वो उस टाइम देख रहे थे ना बाबा साहब, हिंदू महासभा, आरएसएस, मुस्लिम लीग सब देख रहे थे, तो ये हावी हो सकती है या घुस सकती है, तो वो उनका सच हुआ। लेकिन बाबा साहब ने वो सारा ड्राफ्ट बनाया था। ये बीएन राव का खुद का लिखा हुआ है भाषण है। बीएन राव जैसा कहा जाता है वैसे क्लर्क भी नहीं थे, वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे, लेकिन बीएन राव बाबा साहब के सहायक रहे हैं, उस संविधान सभा के सहायक रहे हैं। और ऐसे कई लोग रहते हैं जिनमें से एक बीएन राव थे। बीएन राव ने देश के बाहर बहुत अपना कर्तृत्व किया, और वो अगर आगे जाकर जिंदा रहते, बाबा साहब भी जिंदा नहीं रहे, वो उनके बाद 3 साल बाद बाबा साहब की भी देहांत हो गया। तो बीएन राव अगर
सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस होते और बाबा साहब फिर लॉ मिनिस्टर होते और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अच्छी तरह से बना सकते, जो आज हुआ वो ना होता फिर, तो देश का इतिहास अलग हो जाता। तो आप समझिए कि ये जो मिश्रा जो है, आरएसएस है, वो अर्धबुद्धि मंदबुद्धि लोग हैं। वो बीएन राव ब्राह्मण थे इसलिए वो हमारे संविधान, देखो बीएन राव ही मानते थे कि बाबा साहेब आंबेडकर जैसा मेधावी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। और सारी दुनिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी मानती है कि हमारा इतना मेधावी छात्र अभी तक ना हुआ है ना होगा। लेकिन मैं, क्योंकि हमारी बात लोगों पर आपने कहा कि हम कर रहे हैं, तो जब गवई साहब की, क्योंकि ये स्पष्ट करना जरूरी था, बहुत दिनों से चल रहा है राव राव राव, कौन राव कौन राव, और राव का नाम RAO नहीं है, RAU है। हाँ, उनका सर राव। हाँ, लेकिन फिर सर हुआ इसमें ये कि जैसे गवई साहब का भी ये पूरा मुद्दा उठा, जो आप कह रहे हैं कि मेरी वोडका खत्म हुई है, थोड़ी दो और है नीचे वो पानी भरा हुआ, मैं आपको दे देता हूँ। हाँ, लेकिन सवाल यहाँ पर ये था कि तब भी जब गवई साहब के ऊपर जूता फेंका गया, अब लोग इतना, देखो एक मिनट, हाँ, मैं पहले बता, लोग इतना मेरे बारे में गलत सलत बोल ही रहे हैं, हाँ, या उनके हिसाब से ठीक ही बोल रहे हैं, हाँ, तो राजू साहब ग्लास भर भर के वोडका पी रहे थे सोहित मिश्रा के एपिसोड में, ये बोलने दो ना यार, उनको दिल को ठंडक पहुंचे हैं, दुखी हैं बेचारे। नहीं देखो, वोडका नहीं, अब बोलो। हाँ, हम जो मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ये जो झूठ वाला मुद्दा है, उस पर भी आगे हम बात करेंगे। बहरहाल जब गवई साहब के ऊपर भी जूता फेंका गया, कहीं पर कोई हो हल्ला नहीं हुआ, प्रधानमंत्री को भी उस पर बयान देने के लिए कई घंटे लग गए थे, हमने देखा नहीं कहीं पर जिस तरह का आंदोलन होना चाहिए था, या फिर सुओ मोटो लेकर जैसे लोगों पर कार्रवाई होती है, जो मैं ओवैसी साहब की बात कह रहा था। सुओ मोटो जिन्होंने किया, हाँ, उस जज को कोलेजियम ने इलाहाबाद में ट्रांसफर किया। सही बात। सुओ मोटो जो हमारी मुस्लिम कर्नल थी महिला, उसके ऊपर टिप्पणी करने वाले पे सुओ मोटो कार्रवाई करने वाले जज के हालात इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया, उसको आने नहीं दिया। तो जुडिशरी का भी जो पतन है वो इलेक्शन कमीशन से कम ज्यादा नहीं है, उतना ही है। हम बोल नहीं सकते लोग, इसलिए चुप है, लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए, हमने संविधान अपना, भारत का संविधान जो है वो जुडिशरी को अर्पण नहीं किया है। भारत का संविधान भारत के लोगों ने भारत के लोगों को अर्पण किया है। ये लोग भूल गए हैं, इसलिए ये समस्या पैदा हुई है। और आंबेडकर जी ये जानते थे कि ये भूल जाएंगे, उन्होंने एक बीबीसी के इंटरव्यू में कहा था। ठीक, तो फिर लोग करेंगे, अब सीधा सवाल, लोग लड़े क्या करें, यानी मैं बोल सकता हूं, मैं बोलता हूं, हाँ, मैं लिख सकता हूं, वो लिखता हूं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो मेरे पास आते हैं, आप देख ही रहे हैं। मैं उसमें मुझे फैमिली लेवल पर, मेरे शरीर के लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, मेंटल स्ट्रेस लेवल पर, फाइनेंशियल सबसे ज्यादा लेवल पर, सारे लेवल पर स्ट्रेस आता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। सोनम वांगचुक किसके लिए गया? खुद के लिए। मैं चुपचाप बैठा रहा हूं और मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है क्या कि इनकी चाटुकारिता करके मैं सबसे ऊंचे पद पे जाऊं? ये तो कुछ भी नहीं है, संबित पात्रा वगैरह। तो मोदी जी रोज मुझे साथ में बैठ के खाना खाएंगे, ऐसा मैं कर सकता हूं अगर उनके साथ करो तो। करता है नहीं 2014 से अभी तक। बात यह है कि मुझे राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री होना चाहिए। ये विवेक इस देश की जनता, हर व्यक्ति को, हर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति में ना हो। अरे आपको मैं बताता हूं, वो बिजनेस वूमन है ना, बिजनेस पर्सन है ना, वो किरण मुजुमदार शाह, उन्होंने नोटबंदी के रात को, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया, अगर वो सच है तो मोदी साहब का अभिनंदन किया है कि नया युग लाया है आपने नोटबंदी करके, और ऐसे नोट लाए हैं जिसमें चिप है। अब बोलो, चिप है? चिप एक ही है देश में, CHEAP, वो चिप है। वो कौन है ये हम जानते हैं। तो आप बताओ, तो विवेक से ये जो देश के लिए, आप लार्जर गुड के लिए लड़ना है का मतलब क्या है? आप व्यापारी है तो भी आपको लड़ना है, क्योंकि GST आपके हित का नहीं है। जिस तरह से उसके स्लैब बने हैं वो आपके हित का नहीं है। कैश को ब्लैक मनी में कन्वर्ट है, ये सब मोदी जी ने बोला, वो गलत है। दुनिया में करोड़ों लाखों रुपयों के डॉलर्स में व्यवहार होते हैं कैश में। कैश का मतलब ब्लैक मनी नहीं है। और डिजिटल पेमेंट में भी ब्लैक मनी हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग किया जाए। अब कल जो सुप्रिया जी श्रीनेत ने पढ़ के बताया, 4 लोगों से एक व्यक्ति ने कर्जा लिया है बीजेपी के,
वो 4 जो लोगों से व्यक्ति उसके बदले में कुछ रखा नहीं है, करोड़ों रुपए का कर्जा है, उसको डिजिटली ट्रांसफर्ड है, लेकिन वो लॉन्ड्रिंग है, वो ब्लैक मनी है। तो मोदी जी ने क्या किया हमारे लिए, वित्त मंत्री ने हमारे लिए क्या किया, 20,000 के ऊपर स्लैब लगाकर गरीब के पास पूंजी रखने के लिए मनाही कर दी। तो उसके खिलाफ उसे लड़ना नहीं चाहिए। अरे देश के खिलाफ ना सही, खुद के लिए लड़ो यार। तो इतने मरे हुए कौम के लिए आपका जिंदा होना खुद के लिए घातक हो सकता है। सर लेकिन इतिहास में तो यही रहा है ना, यानी आजादी के समय में भी आधा भारत तो था नहीं जो लड़ाई लड़ रहा। सर आधा भारत तो था ना, अभी आधा भारत दिखाओ मुझे वो। लेकिन अन्ना आंदोलन जैसे नकली और बोगस आंदोलन के लिए इतने लोग उतरे थे ना, उतने लोग उतरे तो भी काफी है। नहीं तभी का माहौल अलग था। माहौल क्या होता है, देखो एक प्रोपागंडा था वो, और वो आरएसएस का था। विदेशी फंडिंग से जो पैसे आए उसे आरएसएस और ये जो एनजीओज है इनके साथ थे, जो मेन कोर कमेटी वाले, उन्होंने वो खर्च करके वो एक नकली आंदोलन खड़ा किया। कहां है महाजन लोकपाल? सही बात है, वो था ना, लेकिन वो जो महाजन लोकपाल करने वाला था वो मोदी जी के ऊपर कुछ नहीं कर रहा है। उन्होंने नोटबंदी की, पीएम केयर लाया, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड लाए, तो महाजन लोकपाल आया है, वो किधर है? वो लेकिन क्या छुपा हुआ? उसी की वजह से किरण बेदी जी से पूछिए। उसी की वजह से आप मानते हैं कि ये जो आखिरी आंदोलन था वो इतना बड़ा था और उसके बाद लोगों को इतना धोखा मिला। मैं इसे इस तरह से देखता हूँ, एक तो लोगों का विश्वास आंदोलन से कम हो गया, दूसरा सीए एनआरसी में उन्होंने देखा कि जब आंदोलन करते हैं तो कैसे यहाँ पर एक पूरे कौम को किस तरह से बदनाम किया जाता है। किसान आंदोलन में हमने देखा कि कैसे पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता दिया गया। यहाँ पर कुछ लोग बात करते हैं तो उनके ऊपर कैसे कार्रवाई होती है। आपका खुद का एग्जाम्पल है, आप जब अभी बात कर रहे हैं तो आपके ऊपर तमाम केस हुए हैं। तो इसके वजह से भी जो लोग हैं वो डर जाते होंगे ना कि सिस्टम से लड़ेगा तो कितने लोग लड़ेंगे। देखो आंदोलन का मतलब ये है क्या कि पाउडर लगा के, लिपस्टिक लगा के बाहर जाना और सिनेमा देख के शाम को मैकडोनाल्ड में खा के वापस आएंगे, इसको आंदोलन तो नहीं कहते ना। आंदोलन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हम शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, ये वो फला डिकरा के वंशज है कहकर लोग गंदा लगा के बाहर निकलते हैं। तो वो जो हर युद्ध करते थे उसमें 50-50% मरने के भी चांसेस तो थे, उनको बर्बाद होने के चांसेस थे, स्वराज नष्ट होने के चांसेस थे, उनका पूरी फैमिली ट्री को उखाड़ फेंकने के भी चांसेस थे सामने वाले के द्वारा। फिर भी लड़े ना लोग। अब गांधी जी के टाइम में भी जो लोग रास्ते पे आए, बाबू की यहां पर गवालिया टैंक का वो मरा विदेशी कपड़ों की गाड़ी के नीचे, 18 साल का था, 23 साल का था, भगत सिंह फांसी पे चढ़ा। तो क्या आपको क्या लगा वो आंदोलन का मतलब क्या है? लोगों को यह भी बताना पड़ेगा आंदोलन का मतलब आपकी जान भी जा सकती है। वो तो वैसे भी शोषण से जाएगी, शोषण से आपकी जान वैसे भी जा रही है। आप मॉल के बाहर से जो देख रहे हैं मॉल के अंदर, वो आपके लिए है ही नहीं। आपको बर्बाद किया गया है इन 12 सालों में। ये जब तक आपको देखिए, आपकी आजादी सर्वोपरि है, संविधान ने आपको सर्वोपरि बनाया है और आप आजाद हो। मोदी, शाह, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री आपको किसी भी रूप में आजादी से दूर करते हैं तो आपको आवाज उठानी चाहिए। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, किसी भी आजादी को इन्हें रोकने का हक नहीं है। हमने संविधान प्रधानमंत्री को नहीं अर्पण किया है, हमने संविधान राष्ट्रपति को नहीं अर्पण किया है, हमने संविधान न्यायपालिका को नहीं अर्पण किया है, हमने यूपीएससी को संविधान अर्पण नहीं किया है, हमने संविधान अपने आप को अर्पण किया है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है लड़ो। जब संविधान पे और आजादी पे आ जाए तो लड़ो। और तुम मेरी बात कर रहे हो, जहां तक मुझे मेरे करने का, किए का कोई पछतावा नहीं। 1, 2 मैं जो करता हूं उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे मालूम है। 3 वोडका चढ़ी है मुझे। लेकिन अभी क्योंकि आप पर आया, मैं आप पर ही वापस आऊंगा और फिर हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, हुआ ये कि राजू परूलेकर सर के खिलाफ मामले चल रहे हैं, गुजरात में चल रहे हैं, आसाम में चल रहे हैं, गांधीनगर ये जाकर आए, और क्योंकि ये मामला सब जुडिस है तो उसी समय कई सारे
ऐसे मैसेजेस और खासतौर पर कुछ पत्रकारों की ओर से भी ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले गए, राइट विंगर पत्रकार कहें आप या प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग कहें कि आपने माफी मांगी इसलिए आप बात नहीं कर रहे हो, ऐसे तमाम चीजें कही गई, जबकि ये मामला सुओ मोटो था। अब क्योंकि आप पर हम आ ही चुके हैं और ये मामले की बात कर ही रहे हैं, ये सारी बातों को आप किस तरह से आप देखते हैं जब ये पूरी बातें सोशल मीडिया पर लगातार चलाई जा रही हैं? और मैं देखता हूं कि एक बड़ा तबका खुश है कि चलो राजू परूलेकर के ऊपर हमने कुछ तो किया और वो बात नहीं कर रहे। मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं बागी हूं, मैं लेखक हूं, मैं आजादी का पूजक हूं, लेकिन मूर्ख नहीं हूं। मैटर जब सबजुडिस है, जब न्याय प्रविष्ट है, तो उस मैटर में मुझे बोलना, मैं पार्टी जब हूं तो मैं बात नहीं कर सकता। अब मैं बात करूं इसलिए उकसाने के लिए मेरे ऊपर कुछ भी लिखा जाए, मेरे चरित्र के ऊपर और मेरे ऊपर, तो उसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य भी नहीं हूं। हां, मेरे वकील जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरे वकीलों का काम अन्य कामों, अन्य चीजों के लिए उनका वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी जो अन्य क्लाइंट्स हैं जो मेरे जैसे हैं, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन लोगों का जवाब देने के लिए नहीं। ये लोग क्या बैठे बैठे लिखेंगे, शाम को इजराइल के पक्ष में लिखा तो 7,000 रुपए मिलते हैं, और बीजेपी के पक्ष में लिखा तो मुझे लगता है आजकल बढ़ गया है कुछ रेट, 100 रुपया हो गया एक ट्वीट का। तो वो सारे इकट्ठा करते हैं और शाम को जाके मंडली को लगता है कि हमने बहुत खूब मजा लिया। उनको मालूम नहीं कि वो हम जैसे इस देश को बर्बादी से रोकने वाले लोगों को तकलीफ देके या उनको नष्ट करने की कोशिश करके खुद का पैर जाके कुराड़ी पे मार रहे हैं, कुल्हाड़ी पे। अंततः उनके लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा। हम आज खड़े हैं, हमारे लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा, तो उनके लिए अंततः कोई खड़ा नहीं रहेगा। वो राइट विंगर, वो लेफ्ट विंगर, मुझे सब समझ में नहीं आता वो क्या चीज है। मैं गांधीवादी हूं, लेकिन मुझे इतना ही मालूम है कि चाहे वो राइट विंगर हो, चाहे वो लेफ्ट विंगर हो, अगर वो सही है तो मैं उसके साथ हूं। और मैं साथ हूं का मतलब मैं साथ हूं ऐसा मैंने ट्विटर पे या एक्स पे या फेसबुक पे लिख दिया और घर पे सो गया, ऐसा नहीं। मैं जाके मिलूंगा, बोल मैं आपको बताता नहीं हूं, लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन मैं हर जगह जाता हूं, सही बात, हर लोगों को मिलता हूं। इतना दुनिया में मुझे लोग पहचानते हैं, और पर्सनल लेवल पे रोना क्यों आता है लोगों को, इसलिए आपको मालूम है जिस दिन मैंने एपिसोड किया था रवि पोखरकर के साथ, मराठी में किया था हालांकि, कि मैं अब नहीं बोलूंगा ऐसा मैंने कहा, तो अकोला से एक आदमी और उसकी वाइफ ने फोन करके रोते हुए बोला रात को 1 बजे कि हम जान दे देंगे अगर आप नहीं बोलेंगे तो। अच्छा, हाँ, और ये एक उदाहरण नहीं, मैं हजारों उदाहरण बता सकता हूं आपको। मैंने कहा आपकी जान की मुझे जरूरत नहीं है, आप अपनी और दूसरों की आजादी के लिए लड़िए, जरूरी है। उसमें आपकी जान चली जाए तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरी जाए तो एब्सोल्युटली प्रॉब्लम नहीं है। और आपको मैं बताता हूं, मेरी एक ही बेटी है, उसने मुझे कहा कि बाबा तू मर भी जाए ना इस लड़ाई में तो आई एम प्राउड ऑफ यू। ये लेवल पे सिर्फ मेरी वाइफ छोड़ के कोई डरा नहीं है, वो भी डरी नहीं है, उसको चिंता है ऐसा लगता है मुझे। और मेरे कहीं एकदम करीबी दोस्त हैं, फ्रेंड्स है, मेल फीमेल दोनों हैं, उनको भी चिंता है। वो चाहते हैं कि यार कितना लड़ेगा ये तो विषम ताकतों के साथ लड़ना है। ताकतें जब विषम होती है तभी लड़ने का मजा है, नहीं तो महाराज और मुगल में क्या बराबरी थी। आखिर मराठा साम्राज्य हुआ और मुगल उनके पैरों पे आ गए, यही होता है। हमारा उदय होने को है इसलिए हम छोटे हैं, जिनका उदय हो चुका है और गलत तरीके से हुआ है और उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उनका तो अस्त होने को है, और यह मुझे यकीन है। बस मुझे एक बात का मलाल है कि सोनम वांगचुक हो, उमर खलीद हो, गुलशन, वो कौन जेल में और है, अरे यार वो रुपेश कुमार है ना, रुपेश कुमार तो है ही, और एक है यार वो शर्जिल इमाम है। और ये इन लोगों को जुडिशरी न्याय नहीं दे रही है। बिल्किस बानो के साथ अन्याय हुआ, एहसान जाफरी की मृत्यु जिस तरह से हुई उसका कोई न्याय नहीं हुआ,
बाबरी जो गिरी वो भगवान के कहने से चीफ जस्टिस ने गिराने को वो किया, जस्टिफाई किया। उसके कत्ल किसने की वो पता नहीं चला। अगर और खोदते तो नीचे बुद्धिस्ट स्तूप मिलते। और फिर जो राम मंदिर बना वो राम के किसी भी नियमों के अनुसार नहीं बना, धार्मिक। राम के जो मूल्य थे, जो लड़ रहे हैं वो राम के मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। और जो बाबरी गिराई गई और राम मंदिर बनाया गया वो राम के मूल्यों के खिलाफ बनाया गया। तो मंदिर नहीं है मेरे लिए। मंदिर वो होता है, देखो मैं कई बार पवनार में रहा हूं, विनोबा जी के आश्रम में, गांधी आश्रम में भी वर्धा में रहा हूं मैं। वहां कोई भगवान मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान वही है। जहां आप सही विवेक के साथ और साहस के साथ करते हो ना, वहां भगवान है। और भगवान का कोई नाम नहीं होता। विष्णु के ऊपर बोला तो चप्पल फेंकी। भगवान का नाम ना विष्णु है, ना जीसस है, ना अल्लाह है। आप बोल सकते हो, आप नाम दिए हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक नाम होता भगवान का तो हम सारी संतानें उसी भगवान की है, तो उसी के अंडर आते हैं। भगवान का कोई नाम नहीं है और भगवान के कई नाम हैं। ये दोनों चीजें आप समझो। और वो वही होते हैं जहां विवेक होता है, जहां साहस होता है, जहां सत्य होता है और जहां लेन देन का मामला नहीं होता है। याद रखो। तो बात यह है कि मैं पवनार में रहा बहुत पहले, अभी नहीं। ये जो मेरा मोल्ड बना है ना, जो भी मैं डिफिकल्ट आदमी बना हूं और इतना वोडका पीता हूं रोज का, 2 बॉटल, ये मेरा काम रोज का। लोग इतना सा काट के वाकई लोग चलेंगे बोलते हो कि आप वोडका पीते। हाँ, तो ठीक है यार, काटे ना यार, वही मुझे यही चाहिए। मैं चाहिए कि जो बेकार लोग बैठे हैं बीजेपी के ट्रोल्स वगैरह, उनके हाथों को काम मिले, काम को दाम मिले, समझे, और साहेब को आम मिले और अक्षय कुमार को काट के मिले और मैं चुसके खाना खाता हूं। तो बात यह है, शॉर्ट में मैं बताता हूं कि पवित्रता, महानता, विवेक और अपनी जिंदगी का उद्देश्य जो है वो आपको बिना संघर्ष के नहीं मिलता। तो लड़ना जो है ना, उसमें आपको कुछ तो खोना पड़ता है, कुछ तो पाना पड़ता है। कभी कभी आप कुछ भी नहीं पाते। आप समझिए 6ठा साल आ गया, आप उमर खलीद जेल में क्या सोचता होगा? सोचिए स्वतंत्र भारत, आजाद भारत के नागरिक मिस्टर सोहित मिश्रा, मिस्टर राजू पड़ेकर, आप सोचिए कि उमर खलीद जेल में क्या सोचता होगा। ये चंद्रचूड़, ये गोगोई, ये सदाशिवम जो जजेस थे, जिन्होंने बड़े बड़े पद भूषित किए बाद में, और वो अपनी गाड़ी के नंबर के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो ये नहीं सोचते कि एक जवान लड़का उमर खलीद नाम का जो मेधावी है, पीएचडी है, वो सड़ रहा है जेल में बिना किसी वजह। रुपेश कुमार जो जेल में सड़ रहा है, वो क्या सोचता होगा हमारे बारे में? आने वाली पीढ़ियों में इस देश का इतिहास रहा, इसलिए इस आने वाले पीढ़ियों में इतिहास जब लिखा जाएगा तो मैं ये चाहता हूं, मेरा संघर्ष इसीलिए है, मैं ये चाहता हूं कलम हमारे हाथ में हो ताकि हम अपना इतिहास लिख सके। इससे पहले हुआ यूं कि सिंधिया ने 1857 के बगावत में साथ नहीं दिया, इसलिए झांसी की रानी की मृत्यु हो गई, लेकिन कलम सिंधिया जी के हाथ में रही, इसलिए इतिहास ठीक से नहीं लिखा गया। और राजनीति में भी उन्हीं के वो सब लोग आ गए और फिर उन्होंने वही किया जो करना नहीं चाहिए था। तो हम ये चाहते हैं कि अब इसके बाद कलम जो है, ताकत जो है, हिम्मत जो है, सत्ता जो है और संपत्ति जो है, जो बाबा साहब का नाम लेगा उसी के हाथ रहेगी। ठीक। और जय भीम वो नारा होगा जिसको कहने से आपको हर उस जगह प्रवेश मिलेगा जिस जगह आज जाने के लिए। देखो, आदमी को धर्म कितना गंदा बना देता है, आदमी को धर्म इतना गंदा बना देता है। पेरियार ने कहा है, आदमी को धर्म के वजह से आदमी जानवर का मूत्र पीता है और अपने जैसे इंसान को पानी पीने से मनाही करता है। सही बात है। इतनी नालायक कौम अगर तुम बनना चाहते थे तो तुम आजाद बनने के लायक नहीं थे। अभी क्योंकि आपने इतनी बातें की तो उसमें मुझे ये एक समझ में आया कि
जैसे उमर खलीद के ही उदाहरण लेते हैं, उसी को तो एक उदाहरण बताकर सरकार लोगों को कहना चाहती है कि अगर आप बात करोगे, अगर आप आवाज उठाओगे, तो जो उमर खलीद के साथ हुआ है वो आपके साथ होगा। जब मैं और आप इस पर बात कर रहे हैं, 4-5 दिन पहले की बात है, मुंबई के टिस के छात्रों ने जीएन साई बाबा के लिए वहां पर एक कार्यक्रम किया, तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो ऐसा मेरा तो मानना है कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप जितना बोल रहे हैं उससे ज्यादा भुगतना आपको पड़ जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। और एक एग्जाम्पल के तौर पर इन सभी लोगों को दिखाया जाता है कि हम 6-6 साल तक जेल में रख लेंगे, तुम क्या कर सकते हो, इसलिए भी तो लोग चुप बैठते हैं ना सर। जो 6 साल तक जेल रख रहे हैं, उनको साथ देने वाले लोग उनको जेल में उनकी वजह से रख रहे हैं। क्या मुझे बताओ कि पूरे गुजरात का नक्शा हम पकड़ते हैं, सारे गुजरात के लोग अगर तय करें कि इन लोगों को, इतने लोगों को जेल में रखना है 6 साल, रख सकेंगे भारत के सामने? पूरे भारत के लोग अपने आप को बिना किसी पिंजरे के गुलाम मानने लगे हैं, इसलिए यह मुमकिन है। हमें सिर्फ बेड़ियां दिखानी है, लोग खुद तोड़ देंगे उसे। और वही काम हम कर रहे हैं, इसलिए ये सारी नोटिसेस वगैरह आ रही है। अब आप ये समझिए बात को कि जो तकलीफें, जो समस्याएं, जो अपमान, जो ह्यूमिलिएशन मुझे और मेरे जैसे अन्य कई साथी, यानी अभिसार है, फिर रवीश है, फिर अन्य बहुत सारे हैं, यानी नीलू है, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप है, खुद प्रथमेश पाटिल है हमारे साथी, ऐसे लोगों को जो झेलना पड़ रहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब मुझे अभी फौरन याद नहीं आ रहा है, वरना बहुत सारे, प्रशांत कदम है, तो ये सारे जो झेल रहे हैं, रवि पोखरकर है, ये सारे जो झेल रहे हैं, जो भोग रहे हैं, ये सारी बात जो कर रहे हैं वो कौन सा उनको मनी फेम पावर रिकग्निशन के लिए कर रहा है? विपक्ष का एक आदमी नहीं होता है कोर्ट में हम जाते हैं तो, और नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लायबिलिटी है, वो एसेट नहीं है, वो आकर कुछ नहीं करते, बस भीड़ कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। क्या विपक्ष इतना दुर्बल है कि आपको मैं बताता हूं, मैं हर लड़ाई लड़ता हूं, हर केस या कुछ भी होता है तो वो सब आपको, मैं विश्वास नहीं रखेंगे आप, और कोई नहीं रखेगा। जब मैं लिखूंगा आगे जाकर ये दौर के बाद, तब आपको पता चलेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आरएसएस में हैं, जो बीजेपी में हैं, जिनका विवेक अभी जागृत है, वो रात को मुझे दूसरे फोन से फोन करते हैं और कहते हैं सर हम आपके साथ हैं। विश्वास नहीं करोगे आप, मैं नाम बोलूं तो हिल जाओगे आप, और वो नाम नहीं जो सब बहुत आप जो फट से आपके दिमाग में आए, वो नाम नहीं, वो नाम जो आप सोच नहीं सकते। अब ये हम एक विदेशी इजराइल के जो नेतन्याहू साहब है और उनकी मदद जो ले रहे हैं इस काम में, और अपने देश का, मैंने साउथ एशिया को इनको जियोपॉलिटिक्स कंट्रोल करने के लिए अपने देश दे रहे हैं, इसके बदले में जो सत्ता अपनी बरकरार रख रहे हैं, ये खेल कितना दिन चलेगा? क्या लगता है तुमको, कितना दिन चलेगा? और आप देखो, बिल्ली जब दूध पीती है आंख बंद करके पीती है, उसको लगता है किसी को नहीं दिख रहा है, हमें सब मालूम है कौन क्या कर रहा है। डोवाल साहब अचानक जाकर एब्रप्टली वो अफगानिस्तान को दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। अरे चाइना, रशिया, यूएस आपके खिलाफ जा चुका है पाकिस्तान के साथ, रशिया पूरा नहीं गया, आधा तो गया, तो फिर आप अफगानिस्तान से क्या करोगे? अफगानिस्तान डिफेंस में मास्टर है, ऑफेंस में नहीं। अफगानिस्तान को जीतने वाला एक ही शासक था और भारतीय था वो। भारत तब था नहीं, लेकिन वो था राजा रणजीत सिंह, उसका सेनापति था हरि सिंह नालवा, उसने काबुल कब्जा किया था। लेकिन ब्रिटिश सल्तनत, सोवियत यूनियन और अमेरिकन जो साम्राज्य, तीनों अफगानिस्तान कब्जा नहीं कर सके। लेकिन वो अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वहीं तक सीमित है, और वो उनके शासक जो है वो बर्बर है और महिला विरोधी है, उनको हम स्वीकार नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के लोग हमारे सदियों से दोस्त हैं, उनको जब मानवता की हेल्प चाहिए थी तब मोदी सरकार ने इनकार कर दिया था, जब तालिबान घुस गया और आ गया सत्ता में तब। तो ये सारी जो विदेश नीति रीढ़हीन और पूरी तरह से जिसकी कोई डिग्निटी ही नहीं, ऐसी भारत की पहली बार हुई है। क्या मैं भारत के बारे में सोचूं नहीं?
क्या सोनम वांगचुक भारत के बारे में सोच नहीं सकते? क्या उमर खलीद को भारत की कोई हक नहीं? क्या अशफाक उल्लाह खान और शाहनवाज खान की जो कुर्बानी थी वो इन लोगों के हाथ में देश देने के लिए थी? बताइए मुझे। नहीं, तो फिर मैं वापस एक सवाल यह है कि जब आप कहते हैं कि लोगों को लड़ना पड़ेगा, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? उसका मतलब क्या समझा? लड़ना मतलब क्या करें लोग? क्योंकि हमें जो लोग देखते हैं वो कमेंट सेक्शन में तो लिखते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि लोग उतना ही कर रहे हैं और कमेंट के आगे कुछ नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो क्या करें? ये जो लिखने का जरिया उनको मिल गया है वो सबसे खतरनाक है। उनका सिटी निकाल दो, तुम्हारा कमेंट सेक्शन बंद कर दो। मैं तो कहता हूं कि किसी व्यक्ति को कहीं भी लिखना बोलने के लिए मिलना नहीं चाहिए, तब वो कृति करेगा। हम लिख बोल रहे हैं क्योंकि हम बता रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। हमारा काम पोस्टमैन का है, उसके आगे जो काम है वो भी हम करेंगे। लोगों को लड़ना चाहिए क्या? क्या मतलब है आपको बताता हूं। क्या हमने गांधी जी के बारे में पूरा पढ़ा नहीं? गांधी जी की इतनी सी किताब है हिंद स्वराज, वो हिंदी में भी उपलब्ध है, कन्नड़ में भी है, तमिल में भी है, इंग्लिश में भी है, मराठी में भी है। उसमें उन्होंने लिखा है, मैं आपको वो पन्ना भेज देता हूं, कि कल सरकार कोई कानून करेगी कि आप नंगे रहो, और गांधी जी ने लिखा है तो क्या हम नंगे रह के नाचेंगे? हम कहेंगे हम कानून को मानते नहीं आपकी, क्योंकि वो जनता विरोधी है, हम नहीं मानेंगे कानून। वहीं से सिविल डिसोबीडियंस का जन्म हुआ। अब ये लोग चुनाव आयोग को जाके मिलते हैं, चुनाव आयोग का सर का विरोध करते हैं, सायार का, और बाकी जाके चुनाव लड़ते हैं, तो गांधी जी का अपमान करते हैं। हम क्या मानेंगे? आप कह रहे हैं तो नहीं मानेंगे। ये कहना गांधीवाद है। इसलिए मैं विपक्ष से भी नाराज हूं, जनता से तो हुई, और मैं अपने आप से खफा हूं क्योंकि मैं पूरी तरह से लोगों को चेता नहीं सका। मैं थोड़ी और वोडका पी लेता हूं। मुझे नहीं लगता कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब जब लोग आपको सुन रहे हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो आपको ये नहीं लगता कि इसका भी इम्पैक्ट लोगों को पड़ रहेगा कि जो लोग वाकई आपको सुनते हैं और आपसे समझते हैं उनमें ये आएगा कि अरे आप करें तो करें क्या? करें तो करें क्या? अब मैंने 1947 से पहले हर जगह तो गांधी जी जाते नहीं थे, पटेल कहीं पे थे, कहीं पटाभी सीतारामैया थे, बंगाल में सुभाष बाबू थे ना, तो ये पैदा ही हुए ना, यानी ये वो आए ना, वो कहीं से आए ना, उनका भी कोई इतिहास भूगोल है कि नहीं? तो वो लोग लड़े कैसे? ये सारा आपके सामने है सर, आपको जरूरी नहीं किसी और से लेने की। और इसी तरह से बर्बर कानून बनाते थे ब्रिटिश, तो क्या करते थे लोग? और क्या लोग मरते नहीं थे? मर जाते थे। ये मुंबई महाराष्ट्र में आई, उसके लिए 107 लोगों को भून दिया मोरारजी देसाई ने, और वो आजादी के बाद 107 मराठी लोगों को मोरारजी देसाई ने भून डाला, पुलिस वालों ने। फिर भी लोग लड़ते रहे, जेल में तो अनगिनत बार गए। लड़ने की क्षमता हो तो आपको कहां लड़ना है और किससे लड़ना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप समझ में आएगा। वो आजाद होने वाला पंछी पिंजड़ा खोलने के बाद कभी पूछता है क्या आपसे कहां उड़ू और कैसे उड़ू? उड़ू कैसे तो पंख है, और कहां उड़ू तो आसमान है। समझे? आजादी का यही मतलब है। बिल्कुल। दोस्तों देखिए, आज जो भी हमने बातचीत की वो इस मुद्दे पर आई कि लोग कितना बोलते रहे हैं, और जो लोग बोलते हैं उसके साथ भी लोग नहीं आते हैं, और सब चीजें समझने के बावजूद भी अगर कोई चीज में बदलाव नहीं आता है तो इसे क्या माना जाए? अभी ये जो अंतिम एग्जाम्पल दिया गया कि एक तरफ आप चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आप चुनाव लड़ भी रहे हैं, तो आप खुद ही अपने जो सवाल खत्म कर देते हैं, उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। तो ऐसे में आपके जागरूक रहने पर हम बातचीत कर रहे थे। और राजू परोलेकर सर, जाने से पहले आपसे एक सवाल यह है, मैंने पूछा था, वापस पूछता हूं, जो अफवाहें आती हैं कि माफी मांगने की बात आती है, आपको चुप रहने की बात आती है, उसका क्या जवाब देंगे? क्योंकि मैं जिस राजू परोलेकर को जानता हूं और जो एक सोशल मीडिया पर इमेज बनाई जा रही है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कौन इमेज बना रहा है? वो जिनको 7,000 रुपए इजराइल की तरफ से और
700 रुपया बीजेपी की तरफ से मिलता है, वो मेरी इमेज बनाएंगे। मैं गलती के लिए अपने आप से कभी भी माफी मांगता हूं, और मैं आपको अगर दुख देता हूं तो मैं मरहम करने के लिए पहले आऊंगा। मेरी भी आपकी भी गलती है अगर, और मैंने आपको दर्द दिया है, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे बहुत खेद है इस बात के लिए। लेकिन जहां तक माफी का सवाल है, मेरे पिता अभी 2024 में गुजर गए। वो बहुत सख्त थे, बेल्ट से मारते थे, लेकिन मैंने अपने जीवन में आखिरी 10 साल तो बहुत सॉफ्ट हो गए थे, और उससे पहले 20 साल का मैं था तो मैं घर छोड़ के चला गया। फेलोशिप थी, लंदन गया मैं, फिर यूपीएससी भी मैंने की थी क्लियर। तो वो बहुत सारी चीजें थी मेरी लाइफ की, वो किसी एपिसोड में मैंने बोली हुई है। मैंने अपने जीवन में उनको मैं मानता था क्योंकि वो एक किसान थे, और उससे बाहर आकर उन्होंने अपने बल से अपनी एक छोटी क्यों ना हो अपना एक जीवन बनाया, एक रास्ता बनाया मुंबई में आकर। लेकिन मेरे जीवन में एक ही व्यक्ति थे वो, जिनको मैं रिस्पेक्ट करता था, और दूसरे उनसे ज्यादा मैं रिस्पेक्ट करता था, वो विजय तेंदुलकर साहब। दोनों के सामने मैंने कभी ना कभी कोई तकलीफदायी बात की है, तो उनको मैंने ये कहा है कि मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये इम्पल्सिवली या गुस्से में हो गया। लेकिन इन दोनों से भी मैंने लाइफ में माफी नहीं मांगी, और अन्य किसी से मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब जितने साल मैं जिया हूं उससे कम साल मेरे बच्चे हैं, तो क्यों मैं माफी मांगूंगा। मुझे मुर्गा चोर कहो, वो आजम खान के मुझे अच्छा लगता है, किताब चोर कहो, माफी चोर कहो, और कुछ कहो, लेकिन मैंने जो किया है वो मेरे अपने लिए नहीं किया, आप लोगों की आजादी के लिए किया, जिसमें मेरी आजादी भी शामिल है। स्वार्थ तो है, मेरी आजादी भी है, लेकिन इसके लिए मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाऊं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। और अगर आपको ऐसा कोई बताता है, लिखता है, कहता है, तो आप उसको कहिए कि थैंक यू सो मच, दिस इज वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली अनट्रू बट प्रीशियस, बिकॉज इसका डिमांड बहुत है, क्योंकि सप्लाई कुछ नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। दर्शकों, आपने सुना, और आज का जो ये टॉपिक था वो यही था कि चाहे वांगचुक साहब हों, उमर खालिद हों, या तमाम लोग हों, वो इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन सुन कौन रहा है। यही वो सवाल है जो हम इससे पहले भी पूछ चुके हैं, आगे भी पूछेंगे, लेकिन आज हमें लगा कि इस पर चर्चा करने की जरूरत है, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि केवल गलत क्या है और सही क्या है, उसे समझना एक चीज होता है, और जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ बोलना अलग होता है। और वही आज इस पूरे टॉपिक के जरिए हमने करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी चीजों को समझ गए होंगे, और उन ट्रोलर्स के लिए जो लगातार ट्रोल कर रहे थे, राजू सर ने बहुत प्यार से कहा, नहीं, उनको जवाब देने की जरूरत, लेकिन मैं एक तरीके से, उनकी बात 100% सही है, उनको अपने बात पे कायम रहने दीजिए। हाँ। आगे जाकर उनका हर एक को उनके जुरिस्डिक्शन बदल के घुमाया जाएगा क्रिमिनल डिफेमेशन में। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जैसा कहा, इन्होंने अपने बाप से भी माफी नहीं मांगी है, तो ये मुझे लगता है अपने आप में ही ये जो सारे फेक न्यूज फैलाए जा रहे थे राजू सर को लेकर, उसका एक तरीके से अंत हो जाता है। लेकिन दर्शकों, आज का मुद्दा यही था कि आप समझते तो हैं, लेकिन क्या समझना काफी है, या फिर गलत को रोकने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, ये सवाल आप खुद से पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजू सर, आपने बातचीत की। ये बहुत अलग और बहुत ही जो भयावह सच है वो हमने लोगों के सामने लाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कई लोग जेल में हैं, कई लोग लगातार लड़ रहे हैं। सरकार भी चाहती है कि आप बेड़ियों में बंधे रहें, आप अपने जो आपके एक तरीके से मन में बन चुका है कि अरे हम कर ही क्या सकते हैं, उससे सरकार को ही फायदा हो रहा है। और सरकार चाहती भी है कि जनता अपने हक के लिए, अपने सड़क, पानी, रास्ता हो या फिर बिजली हो, उसके लिए भी रास्ते पर ना आए, और इसी के लिए आपके अंदर वो डर वो बनाए रखना चाहते हैं। ये वो बापू का देश नहीं है।
कोई नहीं चाहता कि वायलेंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन अपने अधिकारों के लिए संविधान में जो बातें की गई हैं संविधान के अनुसार तो कम से कम आप अपनी बातों को उठाए। यही बात हम इस वीडियो के नहीं, और हम इस वीडियो के जरिए ये भी कहना चाहते हैं सुहित की सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे, देशद्रोही है, लेकिन जय शाह पाकिस्तानियों के साथ जो बातचीत करते हैं वो देश प्रेम के लिए करते हैं। बिल्कुल, ये जो दोहरी नीति होती है वो हम सभी के सामने मौजूद है और आपको समझना होगा वाकई में देशद्रोही कौन है और देश के लिए वाकई कौन प्रेम कर रहा है और कौन देश के लिए लड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो से इन तमाम मुद्दों पर आपसे और वो जेल में जो भी हमारे साथी और दोस्त और सोनम वांगचुक हो या शारजिल इमाम हो या हम जिनका नाम याद नहीं अभी इस वक्त आ रहा है, उमर खलीद हो या रुपेश कुमार, कोई भी हो, जो भी लड़ रहे हैं या जेल में नहीं है फिर भी लड़ रहे हैं, उन सबको हम ये एपिसोड समर्पित करते हैं। ये एपिसोड उन्हीं लोगों के लिए है जो तमाम तरीके के कायदे कानूनों को और बड़े बड़े उद्योगपतियों या बड़े बड़े लॉयर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो तलवार की धार है वो कम नहीं हुई है। ये एपिसोड हम आप सभी को ही समर्पित करते हैं और उन तमाम लोगों से जो इस एपिसोड को देख रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाएंगे कौन सही है कौन गलत। और याद रखिए आदमी इंसान जो भी है उनकी शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन इतिहास की शेल्फ लाइफ नहीं होती है। इतिहास में आप किस तरह पर गिने जाएंगे, आप किस तरफ थे, उस पर ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है। रवि सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आप मिले, आपने बातचीत की। आगे हम बहुत ही जल्दी और भी एपिसोड्स करेंगे, ये कम से कम मैं वादा करके मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे पीने का शौक नहीं लेकिन पीता हूं गम बुलाने को, ये खाली कर दिया है। बिल्कुल, हम लगातार पानी पी रहे हैं और उसे वोडका बता रहे हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड बहुत बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। थैंक यू।